Morning everyone. So again we are on the same practice set, and this is the last practice set of this chapter because we have revised the questions of magnetic effect of electric current a lot. So many questions you have revised, और अब कोई ऐसा क्वेश्चन आई होप कि नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो और ऐसा लगे कि पढ़ा हुआ नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट आपको पता सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और उसमें बहुत सा पोर्शन डिलीटेड सिलेबस में है, बट जो टॉपिक्स दूसरे टॉपिक्स से लिंक्ड हैं या फिर अकॉर्डिंग टू मी दोज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, दोज क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट. और उसके बाद जो आते हैं आपके चैप्टर्स मीन्स लाइट और ह्यूमन आई, वो इम्पॉर्टेंट हैं. फिर उनके क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन 18 में दे रखा है एक डायग्राम. उसमें लिखा है करंट इज़ फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन अ सर्कुलर कॉइल. तो ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ द सर्कुलर कॉइल. इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है उसके लिए एरोज़ दे रखे हैं, यहाँ छोटे एरोज़ बने हैं. क्लॉकवाइज करंट है इसमें, और जो कॉइल है दैट इज़ लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल. तो प्लेन ऑफ द टेबल का मतलब है कि जो टेबल है उसके ऊपर कॉइल को रखा गया है. तो टेबल के ऊपर कॉइल है, इसका मतलब अगर आप टेबल पर देखें, कॉइल को ऑब्जर्व करें, तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बना है उसके हिसाब से आपको फ्रंट से कॉइल दिखेगी कि उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है. तो सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप डायरेक्शन के लिए वर्ड्स कौन से यूज़ करेंगे. तो अगर टेबल पर कॉइल रखी है तो आप या तो ये बोलेंगे कि इनवर्ड्स मतलब टेबल के अंदर लाइंस जा रही हैं, या आउटवर्ड्स टेबल से बाहर आ रही हैं. तो इसीलिए यहाँ जो सिंबल बने हैं वो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स के बने हैं, और वो आपको पता भी है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होती है, उसका सिंबल ये होता है, और आउटवर्ड्स का सिंबल ये होता है. तो सबसे पहले तो जो टेबल है उस पर कॉइल रखी है, क्लॉकवाइज उसमें करंट फ्लो हो रहा है. तो आप जब राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो क्लॉकवाइज देख लीजिए. आप अगर क्लॉकवाइज को का डायग्राम अपने फिंगर से बनाते हैं, क्लॉकवाइज फिंगर्स को रखते हैं, तो थंब आपका इनवर्ड्स पॉइंट करता है. ठीक है. तो जैसा आपका डायग्राम यहाँ दे रखा है उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि यूजिंग राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉइल. तो इनसाइड कॉइल के अंदर का मतलब सेंटर पे उसकी कैसी डायरेक्शन होगी. तो सेंटर पर कैसी डायरेक्शन होगी, तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ सेंटर पर डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स. और अगर इनसाइड यानी कि सेंटर पर इनवर्ड्स है तो आउटसाइड उसकी जस्ट अपोजिट होगी. उसके लिए आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. तो आउटसाइड कैसी होगी, आउटवर्ड्स. तो ये दो आंसर है आपके यहाँ पर. ये क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी आ सकता है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप. सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है, डायग्राम भी वही है. कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल. लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज. Apply the right hand rule to find the direction of the magnetic field inside and outside the loop. तो ये 2009 में दिल्ली में आ चुका है, और डायग्राम इसके लिए आपको गिवन होगा और इसका आंसर अकॉर्डिंगली आपको लिखना होगा. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं. दैट इज़ व्हाट हियर कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ़. तो करंट कैरिंग कॉइल कैसी है, सर्कुलर. ठीक है. तो जैसा कि आप दिस केस ये आप पढ़ चुके हैं, इस तरह की कॉइल है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होती. तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज पता कर सकते हैं. तो इसमें मैंने बताया था कि ऐसा अगर डायग्राम है तो सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, B=μ0I/2R. I करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स भी हो तो यहाँ पर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ़ टर्न्स लिख सकते हैं. तो कुल मिलाकर फॉर्मूला बन जाएगा μ0NI/2R. तो देखते हैं किससे क्या चेंज होता है. तो इंक्रीजेज़ द वैल्यू ऑफ करंट. अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो आप देख रहे हैं करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने से मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज़. इंक्रीजेज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल. तो इसको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज़.
और लास्ट पार्ट है इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो यहाँ पर भले ही वो फॉर्मूले, वो रिलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, अब देखिए यही चीज़ कहलाती है, जैसे आप कुछ टॉपिक्स को डिलीटेड सिलेबस में लेकर चलें, आउट ऑफ सिलेबस लेकर चलें, लेकिन वो लिंक्ड हैं, कनेक्शन है, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रीज़न पूछा गया होता तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना होता। तो कीप इन योर माइंड सम ऑफ द फॉर्मूला। इस चैप्टर में कहा जा रहा है फॉर्मूले नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं। तो जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ, जो आ रहे हैं, वो आप हेडिंग के साथ में, ऐसा नहीं आप सिर्फ रिलेशन लिखें, बल्कि इसके साथ में आपको लिखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तब आप लिखेंगे ये फार्मूला, ताकि पूरा याद रहे कि किस कंडीशन में ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 फिर से एक्टिविटी टाइप है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर। तो ये सर्कुलर कॉइल के लिए है, तो जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था इस तरह का, ये सर्कुलर कॉइल है। सपोज दैट इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, और कंप्लीट डायग्राम एक्टिविटी शो करनी है, तो कंप्लीट के लिए आपको सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो सर्किट डायग्राम में आपको बैटरी लगानी है, की लगानी है, फिर इस तरह का शेप देना है कॉइल वाला, और इसमें वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तीनों साइड में दिखाने होंगे। ये आपकी एक्टिविटी है जिसे आप, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन देना होगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो वही हम मैग्नेटिक निडल की, कंपास की हेल्प से इसमें आपको जो है वो गैल्वेनोमीटर लगाकर या कंपास निडल लगाकर आप दिखा सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर रोल है आपके वर्ड्स का, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं। थ्योरी टाइप है, जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाना है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दे रखा है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, अब फिर से फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसकी एक्सिस के अलॉन्ग इनसाइड जो होती है वो आपको पता है यूनिफॉर्म लाइंस होती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो इनसाइड ही होती है सोलेनॉइड के और यूनिफॉर्म होती है। तो ये फॉर्मूला होता है उसका, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और आई करंट है। तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज़ करेंगे सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, करंट अगर इंक्रीज़ करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी। और आपको पता है कि सॉफ्ट आयरन कोर अगर उसके अंदर रख देते हैं तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। और ये रिलेशन फिर से जैसा मैंने आपको बताया था कि राइट डाउन सम ऑफ द फॉर्मूला विद देयर हेडिंग, कि किस चीज़ का फॉर्मूला है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। 22 में दे रखा है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इस पर वर्क किया था, सबसे पहले जिसने एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट इंड्यूस हो सकता है, बिना सोर्स के प्रोड्यूस हो सकता है मैग्नेट से, मूविंग मैग्नेट से। तो आपको पता है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडे के, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो पार्ट हम कर रहे हैं 3 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आया है, नेम द साइंटिस्ट मीन्स आप इसमें कुछ और लिख ही नहीं सकते, ओनली यू हैव टू राइट द नेम, 1 लाइन आंसर लिखेंगे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वर्ड लिमिट बहुत कम है लेकिन वेटेज पूरा मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं लिखना है, जितना आंसर पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको, दैट इज़ माइकल फैराडे। और विद विच नेम इज़ दिस फिनोमेना नोन, किस नाम से जाना जाता है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको 2 लाइन में आंसर देना है कि माइकल फैराडे firstly discovered this concept and this concept is known as
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। और ये देखिए आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में 11 में और 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। 23 के बाद 23, 4, 5 ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट से रिलेटेड हैं, मोस्टली एक जैसे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं वो सारे कवर अप कर लिए गए हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट का नाम है। टेम्परेरी मैग्नीफिकेशन जो करता है, जो करंट फ्लो होने तक मैग्नेटिज्म शो कर रहा है और उसके बाद डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, 2013 में आ चुका है। 2 यूजेस बताने हैं आपको। तो 2 यूजेस में जितनी भी साउंड प्रोड्यूस करने वाली डिवाइसेस हैं मोस्टली उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बेल है और माइक्रोफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन आपने कर भी रखा है, CBSE में भी आ चुका है 15 में। 3 डिफरेंसेस बताने, तो 3 डिफरेंसेस में सबसे पहला तो जो इसकी डेफिनेशन है उसी से बन जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं और परमानेंट मैग्नेट जो हैं दोज हैव अ फिक्स्ड मैग्नेटिज्म एंड परमानेंट मैग्नेटिज्म। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों किया जा सकता है। जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनका मैग्नेटिज्म फिक्स्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म चेंज किया जा सकता है, इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म जो है वो फिक्स रहता है, जितनी वैल्यू है उससे ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो ये डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसा ही है, व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो फिर से वही जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं से आप डिफाइन कर सकते हैं। 2 यूजेस ऑफ ईच, तो जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस, वैसे आप परमानेंट मैग्नेट्स के बहुत सारे यूजेस हैं बहुत सारी डिवाइसेस में। जो कॉम्पैक्ट साइज़ की परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। जो आपके स्पीडोमीटर्स हैं, ओडोमीटर्स हैं, इनमें भी नीडल का डिफ्लेक्शन शो करने के लिए परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ होता है। तो परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ बहुत सारी डिवाइसेस में होता है जहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करना होता है किसी पॉइंटर का, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं परमानेंट मैग्नेट्स के, जैसे आपका मैग्नेटिक कंपास है, वो डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो इस तरह से आपको 2 यूजेस देना है दोनों के। फिर 26 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन। तो आपने ये पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने एक बार और बताया था कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज़ होता है, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या है, फील्ड्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है क्योंकि मैग्नेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों फील्ड्स की प्रेजेंस होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इंडक्शन वर्ड का यूज़ वहाँ होता है जहाँ विदाउट एनी सोर्स एनीथिंग इज़ प्रोड्यूस। तो यहाँ करंट बिना सोर्स के प्रोड्यूस हो रही है, तो इट मीन्स इंडक्शन इज़ देयर। तो ये आपका जो है वो 2014 के बोर्ड एग्ज़ाम का और सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में देख रहे हैं, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह की एक कॉइल है, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद एक मैग्नेट को उसके पास में लाया जा रहा है या इससे दूर लाया जा रहा है, इस तरह का फिनोमेना है। तो सबसे पहले मैग्नेट जो है मूव क्विकली टूवर्ड्स इट, अगर तेज़ी से इसकी तरफ आती है। दूसरा ऑप्शन है क्विकली अवे फ्रॉम इट। तो क्या होता है ये आंसर आपको देना है। और कौन सा पोल है ये भी लिखा है, साउथ पोल के साथ। तो जब मैग्नेट का साउथ पोल तेज़ी से इसकी तरफ आ रहा है तो ये जो कॉइल है इसमें करंट ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी, करंट कैसा होगा इसमें क्लॉकवाइज। जब अवे जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी, करंट कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब कॉइल रेस्ट करेगी इसके पास तो करंट इसमें नहीं
इंड्यूस होगा। और फिनोमिना का नाम क्या है यहाँ पर, तो फिनोमिना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपके ये जो है क्वेश्चंस फिनिश हो रहे हैं रिवीजन के। बाकी नेक्स्ट टर्न में हम कवर अप करेंगे, और होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं दोज आई विल सेंड। ओके, थैंक यू।